नमस्कार। फिजिक्स में न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय सिद्धांत के बारे में आपने सुना ही होगा। फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सदैव हर एक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फिजिक्स में यह तय है, यही सत्य है। लेकिन पॉलिटिक्स में भी, खासतौर पर तानाशाही और फासिस्ट गवर्नमेंट के मामले में भी यह न्यूटन थर्ड लॉ उतना ही सटीक साबित होता है। यानी जब भी तानाशाही सरकारें अपनी जनता को जितने ज्यादा फोर्स के साथ दबाने कुचलने की कोशिश करती हैं, देर सवेर जनता उसी शक्ति के साथ बराबर उतनी ही प्रतिक्रिया के साथ रिटेलिएट करती हैं। एक ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी मुल्क में इस दौरान देखने को मिल रहा है, जहां पर बरसों से दबे कुचली आवाजों को दोबारा एक तरह की नई आवाज मिली है और उन्होंने अपनी ही फासिस्ट गवर्नमेंट लीडर्स के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। शायद आपको लग रहा होगा कि हम ईरान की बात कर रहे हैं। यह सच है कि ईरान में पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से वहां की फासिस्ट कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। लेकिन आज हम दूसरे मुल्क की बात कर रहे हैं, एक ऐसा देश जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्ति बनने की कोशिश में है। जी हां, हम चाइना की बात कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना। चाइना में पिछले कई दिनों से वहां की जनता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया है। बरसों तक जिस तरीके से वहां की सरकार ने मनमाने तरीके से, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने मनमाने ढंग से वहां की जनता के अधिकारों को छीना, स्वतंत्रता को छीना और मनमाने तरीकों से उन पर कानून थोपे गए, उसके खिलाफ चीन की जनता ने एक नया आंदोलन छेड़ दिया है। और चीन के अलग अलग शहरों में, चाहे वो शंघाई हो, चाहे वो बीजिंग हो, चाहे वो यूनान हो, चाहे वो शिनजियांग हो और चाहे वो दूसरे अन्य प्रांत, हर एक शहर में इस वक्त एक आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन में जो जनता है, इसमें सबसे ज्यादा संख्या में वहां के युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं। इन्होंने आंदोलन छेड़ा है कि अब सरकार को अपने मनमाने रवैये को पीछे छोड़ना होगा। और ये रवैया इन दिनों कोविड पॉलिसी को लेकर है। दरअसल हाल के दिनों में चीन में कोविड के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद अलग अलग शहरों में सख्त लॉकडाउन और पाबंदियां चीन ने फिर से लगा दी थी। हम सब जानते हैं लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों के बीच क्या होता है। कजाकिस्तान और मंगोलिया के बीच का जो क्षेत्र है शिनजियांग का, वहां पर एक इसी तरह का औरंगशी शहर है, जहां पर इसी तरह के लॉकडाउन और पाबंदियां लगाई गई थी, जिसमें कई बड़े हादसे हुए। उरुमची की एक बिल्डिंग में हाल ही में 25 नवंबर को एक ऊंची यानी एक इमारत में आग लगी, जिसके 15वें माले में आग लगी और आग इस कदर फैली कि ऊपर 16th और 17th फ्लोर में भी आग तुरंत पहुंची। लेकिन चूंकि उस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड पाबंदियां लगाई गई थी, इसलिए ना तो समय पर प्रशासन ने इन लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकलने दिया और ना ही उनको बचाने की कोई कोशिश की। यानी जो लोग बिल्डिंग से बचकर बाहर भागने की कोशिश भी कर रहे थे, तो उनको बाहर नहीं निकलने दिया। नतीजा यह हुआ कि इस हादसे में कम से कम 10 लोग मारे गए। यह वो टिपिंग पॉइंट था जिसमें चीनियों ने समझ लिया कि लॉकडाउन के बहाने फिर से चीन के करोड़ों जनता के मूलभूत अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। लिहाजा उन्होंने इसको आधार बनाते हुए पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया।
उसके बाद हमने कुछ ऐसा ही मामला जेंगजूम क्षेत्र में, इलाके में, वहां पर एप्पल का फॉक्सकॉन प्लांट, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फॉक्सकॉन की, जो कि एप्पल बनाती है, खासतौर पर उस प्लांट में एप्पल के आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो मैक्स ये बनाए जाते हैं। वहां पर भी कुछ इसी तरह का मामला देखने को मिला। पूरे शहर में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो इस प्लांट में भी कोविड पाबंदियां लगा दी गई। जो यहां पर करीब करीब 2 लाख जो वर्कर्स काम करते थे, उनको फैक्ट्री और प्लांट के अंदर ही बंद कर दिया गया और वो उनको वहीं पर रहकर काम करने दिया गया। नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों हजारों की संख्या में जो वर्कर्स थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया और वहां पर तमाम पाबंदियों को तोड़ते हुए जो उन्होंने बैरिकेडिंग की थी, गेट लगाए थे, उनको तोड़ते हुए वो बाहर आ गए और कहा यह कि अब वो इस तरह की इनसेन कोविड पॉलिसी को नहीं मानेंगे, जिसमें हर एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का हनन किया जाता है, हर एक तरीके से चीनियों की स्वतंत्रता को दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद औरंगची में इस तरह का हादसा हुआ, जेंगजू में भी इस तरह का हादसा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शंघाई में, बीजिंग जो कि राजधानी है, यूनान प्रांत में, वुहान में, जहां से कोविड की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, और यूनान शहर में देश के लगभग 50 यूनिवर्सिटीज में एक आंदोलन छिड़ता है कि जिसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा निकलते हैं और अपनी फासिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी शुरू करते हैं, जिसमें तरह तरह से, जिसमें वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डाउन डाउन, शी जिनपिंग डाउन डाउन और हर एक तरीके की नारेबाजी की जाती है। आप कुछ तस्वीरें देखिए। 共产党，共产党，习近平，习近平，习近平，习近平。 यह प्रोटेस्ट अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, ऐतिहासिक है, क्योंकि 1989 से तियानमेन चौक पर, 1989 में तियानमेन चौक पर जो फासिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जो आजादी की एक तहरीर चली थी, एक तहरीक चली थी, प्रोटेस्ट हुए थे, आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद लगभग 33 सालों बाद पहली बार इस बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन हो रहा है और इन प्रदर्शन में हर एक शहर के लोग शामिल हैं, स्टूडेंट शामिल हैं। 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में नारेबाजी कर लग रही है फ्रीडम के। नारेबाजी हो रही है शी जिनपिंग डाउन डाउन के। 共产党，共产党，习近平，习近平，习近平，习近平。 नारेबाजी हो रही है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डाउन डाउन के नाम। नारेबाजी हो रही है कि नो लाइफ टाइम प्रेसिडेंट। जो कि हाल के दिनों में हमने देखा कि पिछले महीने भी अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, मनोनीत किए गए हैं, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये शी जिनपिंग लगातार आजीवन चीन के प्रेसिडेंट रहेंगे। लोग ये जानते हैं, वो जानते हैं कि इसका नतीजा क्या है। वो जानते हैं कि जिस तरीके से देश में कोविड पॉलिसी के नाम पर जबरदस्त स्नैप लॉकडाउन लगाए जाते हैं, त्वरित लॉकडाउन लगाए जाते हैं, कोई चेतावनी नहीं दी जाती, जिस तरह से फोर्स्ड क्वारंटाइन, लॉन्ग क्वारंटाइन किया जाता है, यानी
लोगों को बिना किसी वजह के, बिना टेस्टिंग के 20-20 दिनों तक, 30-30 दिनों तक उनको बंद करके रखा जाता है, क्वारंटाइन करके रखा जाता है। जिस तरीके से बिना किसी वजह के मास टेस्टिंग की जाती है, उनके साथ भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार किया जाता है, उसी का नतीजा है कि आज हम इसी तरह के प्रोटेस्ट देख रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि जो राजधानी बीजिंग है वहां भी हो रहे हैं, जो इनके फाइनेंशियल हब है शंघाई वहां भी हो रहे हैं, यूनान में भी हो रहे हैं, वुहान में बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और ना सिर्फ रोड पर बल्कि सोशल मीडिया पे इससे ज्यादा रिएक्ट हमने देखा। लेकिन जाहिर है जब इस तरह का रिएक्शन होगा तो सरकार भी इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग विदेशी पत्रकार बीजिंग में हैं, जो इसको इन प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, उनको किसी हर तरीके से रोका जा रहा है। बीबीसी के जो उनका ब्यूरो चीफ, बीबीसी का ब्यूरो चीफ बीजिंग में था, एडवर्ड लॉरेंस, जो उसने जब बीजिंग में प्रोटेस्ट को कवर करने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बीबीसी ने बाकायदा एक बयान जारी करके कहा है कि किस तरीके से उनके जो ब्यूरो चीफ है एडवर्ड लॉरेंस, उनको मारा गया, पीटा गया और कवर करने से रोका गया। इसी तरह की कोशिश लगातार जारी है। स्थानीय मीडिया, हम जानते हैं कि चीन में कोई भी स्थानीय मीडिया नहीं है जो कि अगेंस्ट जाकर, सरकार के खिलाफ जाकर प्रदर्शन को कवर करे। लेकिन जनता ने एक बड़ा यूनिक तरीका निकाला है, वो ब्लैंक शीट लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ब्लैंक शीट यानी किसी तरह का A4 साइज पेपर है या इस तरह के व्हाइट पेपर्स हाथ में है, उसमें किसी तरह का कोई नारा नहीं लिखा है, क्योंकि अगर पुलिस अरेस्ट भी करेगी तो क्या कहेगी कि उन्होंने प्रोटेस्ट क्या किया है। तो ये एक यूनिक तरीका निकाला, बड़ा इनोवेटिव है कि हाथ में वो ब्लैंक पेपर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके नारे, जिसके स्लोगन्स दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन उसकी आवाज उनको वहां की गवर्नमेंट तक, उसको उन स्लोगन्स की, अनसेड अननोन स्लोगन्स की जो क्या मार है, वो सीसीबी गवर्नमेंट तक, शी जिनपिंग गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंच रही है। लिहाजा उन्होंने इस प्रदर्शन का विरोध करने की कोशिश करे, हर तरीके से इसको दबाने की कोशिश है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। हर तरीके से आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, पूरी दुनिया के लोग इस पे कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं, और ये नतीजा है वही न्यूटन के थर्ड लॉ का। जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जिस तरीके से कोविड के बहाने भी चीन की जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसने अनरीजनेबल लॉकडाउन लगाए। कोविड की जो पॉलिसीज है वो इस तरीके से लागू की कि लोगों को भेड़ बकरियों की तरह उनकी बिल्डिंग्स में बंद कर दिया गया, प्लांट्स में बंद करके दिन रात काम कराया जा रहा है, ताकि प्रोडक्शन पे कोई कमी ना आए, प्रोडक्शन पे कोई असर ना पड़े, उनकी इकोनॉमी पे कोई असर ना पड़े। उनको जानवरों की तरह व्यवहार करके वे काम कर रहा है। एक दो बड़े मामले हमने देखा, उरुंची में एक बड़ा हादसा हुआ, और एप्पल का, फॉक्सकॉन एप्पल के प्लांट में एक इस तरह का हादसा हुआ जहां पर 2 लाख लोग काम करते हैं, और वहां के लोगों ने काम करने से मना कर दिया, बल्कि हजारों जो वर्कर्स थे उन्होंने दरवाजों को तोड़ते हुए, वहां जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उनको तोड़ते हुए वो उस प्लांट से भाग गए और नौकरियां छोड़ दी। ये नतीजा है। हालांकि हम जानते हैं कि एप्पल का जिस प्लांट में जो आंदोलन हुआ है, उसके बाद जबरदस्त असर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा है। एप्पल पहले ही अपने उस प्लांट को इंडिया में शिफ्ट करने की बात कह चुका है, और इस अभी चेन्नई के पास पेरामदूर में एक बड़ा फॉक्सकॉन का एक प्लांट है। उसके बाद अब बेंगलुरु के पास भी फॉक्सकॉन ने एक बड़ा प्लांट बनाने की बात कही है, और चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट करने की पहले से ही तैयारी हो चुकी है। 2025 तक ये काम पूरा हो जाएगा। ये असर कहीं ना कहीं अब चीन की इकोनॉमी पर भी पड़ता दिख रहा है, और भारत ने जिस तरीके से चीन का एक विकल्प मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बनना शुरू हुआ है, वो भी निश्चित तौर पर चीन को कहीं ना कहीं दुखेगा, सालेगा। उसका नतीजा हम बॉर्डर पर भी देख सकते हैं। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से कम्युनिस्ट सरकार का विरोध करना शुरू किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। हम लगातार आपको तस्वीरें देखते रहेंगे। जाहिर है इसको कुचलने की कोशिश कम्युनिस्ट सरकार करेगी, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरीके से प्रोटेस्ट करवट लेते हैं, हम इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।